हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की चैप्टर 8 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों हमारी बायोलॉजी की स्टोरी कितने आगे तक बढ़ गई है। अभी तक हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने ये पढ़ रहे थे। अब ये ही दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैसे हेल्प कर सकता है, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा क्लास 12 में, अभी तक क्लास 12 की बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों हम सबको पता है कि बायोलॉजी क्या होती है। अब तो सबको याद है कि एक स्टोरी, बस बायोलॉजी कुछ नहीं, एक कहानी है। हमारी और तुम्हारी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी कहानी। और किसकी कहानी? हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं उसकी कहानी। हमने पता लगा लिया। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्लास 12 में आने के बाद क्या आया कि आखिर हम बने कैसे, ये तो बताओ। तो फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन पढ़ा। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन किस किस का पढ़ा? हम लोगों ने प्लांट्स का पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने किसका रिप्रोडक्शन पढ़ा? हम लोगों ने एनिमल्स का रिप्रोडक्शन पढ़ा, मतलब ह्यूमंस का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आखिर ये रिप्रोडक्शन हेल्थ वाइज कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, तो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना ज्यादा जरूरी था। तो हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा। ठीक है। अब हमारे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। ठीक है, हम बन तो गए, और हम बने भी किससे? अपने मम्मी पापा से बने। लेकिन ऐसा क्या चीज था जो हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर आ रहा था और हम अपने मम्मी पापा से सिमिलर थे? तो इसका आंसर हम लोगों ने किस किस में दिया? इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में दिया। ठीक है, और वो क्या चीज थी? वो जीन्स थे। ठीक है। अब फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये जीन किस मॉलिक्यूल का बना है, ये तो बताओ। मॉलिक्यूलर बेसिस तो बताओ इस इनहेरिटेंस का। तो फिर हम लोगों ने बताया कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वो है डीएनए। ठीक है। मैम आपने हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, मैम हमने सुन रखा था कि हम अंदर से बने हैं, कैसे बने हैं ये तो पता ही नहीं। मैम हमें मिल्की वे गैलेक्सी पता है, हम कितने हजार साल पहले आए, ये दुनिया कैसे बनी, ऑक्सीजन कैसे आया, ये सारी चीजें बताओ। हम लोगों ने एडवांस स्टडी तो कर ली, बेसिक चीजें बताओ, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो हमने उसे इवोल्यूशन में भी पढ़ लिया। ये सारी चीजों का आंसर हमें बहुत अच्छे से पता है। फिर अब मैम हमें बीमारी हो रही है, तो थोड़ा सा डॉक्टर वाला फील चाहिए। मैम हमें थोड़ी सी डिजीज ये सब के बारे में बताओ कि आखिर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार कैसे कर रहे हैं। तो फिर वो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा। लेकिन क्या ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट ही करते हैं क्या? ह्यूमंस को बीमारी ही कॉज करते हैं क्या? नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कैसे माइक्रोब्स को हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। बहुत छोटा सा, शॉर्ट सा, स्वीट सा चैप्टर है, जिससे 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये आधी से ज्यादा चीजें इसमें तुम्हें पता है डे टू डे लाइफ में होती है, तो तुम लोगों को कनेक्ट बनाने में भी बहुत आसानी होगी। पहले माइक्रोब्स, माइक्रोब्स उनके दिमाग में क्या आया? बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है। अब हमें क्या ये बैक्टीरिया, हम लोगों ने बैक्टीरिया के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं क्या? हम लोगों ने रॉड शेप बैक्टीरिया पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। हम लोगों ने स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। और हम लोगों ने स्पाइरिलियम शेप्ड बैक्टीरिया भी पढ़ रखा है। इसमें रॉड शेप बैक्टीरिया में फ्लैजिला दिखा रहा है, ये स्पाइरिलिया वाला नहीं है। रॉड शेप बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके अलावा तो हमें विब्रियो बैक्टीरिया के बारे में भी पता है, जो कॉमा शेप के होते हैं, और स्पाइरल शेप के स्पाइरुला बैक्टीरिया के बारे में भी पता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने वायरस, बिल्कुल बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा। हाँ, इसका तो डायग्राम भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि इसके डायग्राम पे भी क्या आता है? पीवाईक्यू आता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या था? वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद एडिनो वायरस, एडिनो वायरस बच्चों रेस्पिरेटरी इलनेस कराता है। तुम्हें बस अभी के लिए, यूजी लेवल के लिए बस इतना याद रखना है। एमबीबीएस में जाएंगे तब हम लोग एडिनो वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है। अब जब बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर में ग्रो करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी शो करता है, ये बात तो सही है। बैक्टीरिया ऐसी कॉलोनी दिखा रहा है और फंगस ऐसी कॉलोनी दिखा रहा है, इसमें तो कुछ जानने की जरूरत हमें है ही नहीं। अब मैम हमें बताओ कि माइक्रोब्स को हम लोग घर में कैसे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, दही किस चीज से बनी है? अगेन बैक्टीरिया से बनी है। किस बैक्टीरिया से बनी है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। हम लोग जब भी दही जमाते हैं, किसी ने ऑब्वियसली तुम लोगों ने किसी ना किसी ने तो दही जमाया ही होगा। क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं थोड़ा सा दही को ही बड़े से दूध में डालते हैं। तो वो थोड़ा सा दही क्यों ले रहे हैं, जिसको हिंदी में जावन बोलते हैं? वो क्यों ले रहे हैं? उसमें क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो पूरे मिल्क को क्या कर देगी? कोगुलेट कर देगी, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? कर्ड में कन्वर्ट कर देगी। और उससे क्या होगा? मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 आने लगेगा। ज्यादा विटामिन बी 12 होगा उस कर्ड में एज कम्पेयर टू वो मिल्क। उसने न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। उसके अलावा डोसा इडली, सब खाते होगे तुम लोग, डोसा इडली तो सबको पसंद है। तो उसका जो बच्चों डो जो हम लोग डो बन रहा है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया ने फर्मेंट किया है। उसका कांटा होता है, इससे तुम्हारा इडली फूलता था ऐसे गोल गोल क्यों दिख रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द CO2 बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, उसी की वजह से वो ऊंचा उठ रहा है, गोल गोल ऐसे इडली बनने लगी है।
फुली-फुली। अब ब्रेड जो खा रहे हो, ब्रेड भी अगेन फंगस, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं इसको, सैक्चारोमाइसिस cerevisiae का बना है। घर में जो खा रहे हो अब तो तुमको लगेगा इसको नहीं खा रहे तो माइक्रोब्स का बना है, बट ये यूज़फुल माइक्रोब है बच्चों, दे आर यूज़फुल बैक्टीरिया एंड यूज़फुल फंगस। फिर टॉडी ड्रिंक साउथ इंडिया में पीते हैं, उसको कैसे बनाते हैं? फर्मेंट करके, सैफ्रॉन फार्म से। फूड्स लाइक फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, चीज़ सब कैसे बन रहे हैं? सब माइक्रोब्स के हेल्प से बन रहे हैं। चीज़ में 2 टाइप की चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। जितने भी येलो मार्क है बच्चों लास्ट 37 इयर्स में पूछे हुए पीवाईक्यू है, मैं बार-बार बोलती हूँ, फर्स्ट डे से आप लोगों को सब चीज़ मार्क्ड होने चाहिए, सब फर्स्ट डे से ही आप लोगों को चैप्टर का हर इंपॉर्टेंस क्लियर होना चाहिए। स्विस चीज़, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 कौन सी बैक्टीरिया? प्रोपियोनिबैक्टीरियम चार्मानी याद रखना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया याद रखना है, सैक्चारोमाइसिस cerevisiae याद रखना है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम चार्मानी याद रखना है। रोक्यू फ्रूट जूस कैसे बनेगा? रोक्यू फ्रूट फ्रूट चीज़, वो फंगस से बनेगा, वो उसको एक फ्लेवर देता है। तो ये वाली चीज़ स्विस चीज़ बैक्टीरिया से बनी, रोक्यू फ्रूट किससे बना? फंगस से बना, इसमें एफ आ रहा है तो ये फंगस है, स्विस चीज़ किससे बनेगी? बैक्टीरिया से। ठीक है, हमने माइक्रोब्स को हम घर में यूज़ कर लिया। मैम क्या बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है? बिल्कुल यूज़ हो रहा है। जो बहुत सारे लोग जो वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी ये सब पीते हैं, मतलब जो जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस पीते हैं, वो सब किसके बने हैं? वो अल्टीमेटली माइक्रोब्स के ही फर्मेंटेशन से बने हैं। तो इन माइक्रोब्स को कैसे ग्रो करते हैं? बड़े-बड़े देखो इतने बड़े-बड़े वेसल में हम लोग क्या ग्रो करें माइक्रोब्स? बिल्कुल हाँ, फॉर प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल क्योंकि यही माइक्रोब्स तो फर्मेंट करेंगे और क्या बनेगा? किसको फर्मेंट करेंगे? सीरियल्स को, फ्रूट जूसेस को और अल्टीमेटली उससे क्या निकालेंगे? अल्कोहल निकालेंगे। हम लोगों ने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा था ना अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन जाता है? इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। अब इसमें जो वाइन और बियर बनते हैं बच्चों, वो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं। तुम्हें सिर्फ पढ़ने के लिए जानना है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करना है और व्हिस्की, ब्रांड और रम किस डिस्टिलेशन से बनता है। सीखो कितने बड़े-बड़े फर्मेंटर्स से में हम लोग माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। अब एक बहुत बड़ा यूज़ इंडस्ट्रीज़ में एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है तुम लोग के लिए। एंटीबायोटिक क्या करता है बच्चों? माइक्रोब्स को मारता है। मतलब हम लोगों को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। मतलब अब एंटीबायोटिक बन कैसे रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रोब्स ही एंटीबायोटिक को बना रहे हैं, लेकिन क्यों? ताकि वो किल कर सके डिजीज़ कॉज़िंग माइक्रोब्स को मारने के लिए। अच्छे माइक्रोब के केमिकल्स के हेल्प से खराब माइक्रोब को मारना एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझ में आया? जब सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था बच्चों वो पेनिसिलिन बना था, ठीक है? अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कैसे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना एक स्टेफाइलोकोकस पे ना वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये केमिकल को डिस्कवर किया। ये केमिकल बैक्टीरिया मतलब जहाँ पे ये केमिकल प्रेज़ेंट थी ना उसके अराउंड बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बोला यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जब जहाँ पे ये केमिकल प्रेज़ेंट है वहाँ पे ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही, तो आखिर ये केमिकल रिलीज़ कौन कर रहा है? तो उन्होंने देखा एक मोल्ड है जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, उसके अराउंड बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है उसके अराउंड ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उसने बोला चलो मैं इस केमिकल का नाम इसी मोल्ड पर रख देता हूँ, तो उसने उनका नाम पेनिसिलिन रख दिया। बिल्कुल क्लियर। लेकिन अभी तक इसकी फुल पोटेंशियल उसने एस्टैब्लिश नहीं कर पाई क्योंकि पुराने ज़माने के थे, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो फिर अर्न्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे साइंटिस्ट है बच्चों, उन्होंने उसके फुल पोटेंशियल को एस्टैब्लिश किया और फिर उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए। उस टाइम फिर अमेरिका में जो वर्ल्ड वॉर 2 ये सब हो रहा था, तो वहाँ पे सोल्जर्स को चोट लग रही थी, चोट की वज़ह से उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस था, तो वहाँ पर ये एंटीबायोटिक को यूज़ किया गया था सबसे पहली बार, ठीक है? उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये डेडली डिज़ीज़ लाइक प्लेग मतलब एकदम खराब-खराब बीमारी, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग ये सब को ट्रीट करने में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। अब क्या बस इतना ही यूज़ है माइक्रोब्स का? हम लोगों ने घर पे यूज़ कर लिया। हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में क्या बना ली? बियर मतलब वाइन, व्हिस्की ये सब बना लिया, अल्कोहलिक बेवरेजेस बना लिए। हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स बना लिए इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन इसका और भी यूज़ है। ये बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है। कैसे? केमिकल्स में कैसे? ऑर्गेनिक एसिड बच्चों। एस्परगिलस नाइगर जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नाम में ही है, एस्परगिलस से साइट्रिक एसिड ए से याद रखना है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनाएगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एसिड बनाने में, केमिकल्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं। और सैक्चारोमाइसिस cerevisiae का तो नाम हमने पहले ही देख लिया। वो अल्कोहल बनाने में यूज़ होगा। यहाँ पे शायद मैंने एक पॉइंट तुम्हें नहीं बताई कि बच्चों ये जो बेवरेजेस का फर्मेंटेशन जो कर रहा है वो सैक्चारोमाइसिस cerevisiae व्हिच इज़ सेम एज़ दैट ऑफ द ब्रेड का बच्चों।
तो ब्रेड जब वो बना रहे हैं तो उसको बेकर्स ईस्ट बोल रहे हैं, लेकिन जब वो अल्कोहल बना रहे हैं तो उसको ब्रूअर्स ईस्ट बोल रहे हैं। ये पॉइंट मैंने मिस कर दी थी, तो अभी मैंने तुम लोगों को बता दी। ठीक है? अब एंजाइम्स, बिल्कुल एंजाइम्स बनेंगे। कौन-कौन से एंजाइम्स बनेंगे? लाइपेजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या है? ये अल्टीमेटली बैक्टीरिया ही बना रहे हैं। क्यों? जो लाइपेज है वो डिटर्जेंट की तरह काम करता है। वो क्या करते हैं, जितने भी ऑयली स्टेन्स हैं उसको रिमूव करता है लॉन्ड्री में। बना कौन रहा है? माइक्रोब्स। पेक्टिनेजेस अगेन माइक्रोब्स बना रहे हैं। बॉटल फ्रूट जूसेस में ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें तो जानना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ये एंजाइम बनाते हैं, और ये जो एंजाइम है ये क्या करती है, ये जब हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जा रही है, ब्लड आगे की तरफ नहीं जा रहा, हार्ट अटैक आया है, तो उस टाइम पे हम लोग जब इसको देते हैं तो वो जो क्लॉट बना जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, ये क्लॉट को बर्स्ट कर देता है, ब्लड का फ्लो इंप्रूव हो जाता है, एंड अल्टीमेटली एमआई इंप्रूव हो जाता है। ठीक है? अब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब ये कोई अगेन कोई बीमारी नहीं हेल्प कर रहा होगा, तो ये साइक्लोस्पोरिन ए एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बच्चों। वो ना एक साइक्लोस्पोरिन ए नाम का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये क्या करता है, ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट की तरह काम करता है। किनमें? ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट में। मतलब समझो, मैंने थोड़ी बड़ी-बड़ी बातें बोल दी। मान लो एक ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन है, वो हम लोग एक एक पेशेंट है, उसका ऑर्गन फेलियर हो गया। हम लोगों को दूसरे पेशेंट का ऑर्गन इसके अंदर डालना है। लेकिन हम वो हमारे बॉडी के लिए जिस पेशेंट के अंदर उसको डाल रहे हैं, उसके लिए तो वो फॉरेन बॉडी है, ऑब्वियसली दूसरे पेशेंट का आ रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, क्योंकि उस पेशेंट को ज़रूरत है उस ऑर्गन की। तो थोड़ा-सा इम्यूनो सप्रेस कर देते हैं उसका, ताकि वो उसको एज़ अ फॉरेन मटीरियल की तरह डील ना करे, और वो इसको एक्सेप्ट कर ले एंड प्रॉपर्ली अपना जो फ्यूचर लाइफ है वो जी पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट है, जो कब यूज कर रहे हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तब। ठीक है? अब एक स्टैटिन्स अगेन अब बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग। क्यों? क्योंकि इसको मोनास्कस पर्ट्यूरिस प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आज की डेट में बच्चों की लाइफस्टाइल, लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी है, सिटिंग जॉब। अब तुम पढ़ रहे हो, दिन भर बैठ करके पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि अभी योगा का इंपॉर्टेंस क्या है, वॉकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा हेल्थ खराब नहीं हो जाए। ये बात सही है, तो तुम्हारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आएँगी, तो तब जाकर के तुम्हें ये चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा, तब जाकर के ये सब ड्रग्स यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें पहले ही रियलाइज़ हो जाए कि वॉकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, तुम लोगों को हर चीज़ बैलेंस में रखना है। ये मैं ऑलमोस्ट सारे क्लासेस में रिपीट करती हूँ। फूड से लेकर के क्या हम खा रहे हैं, उसका भी असर हमारे मेमोरी पे पड़ता है। हम कितना पानी पी रहे हैं, उसका भी असर हमारे मेमोरी पे पड़ता है। और हम कैसे लाइफ़स्टाइल में है, जैसे 8-9 घंटे सिर्फ़ एक रूम में बैठ कर के पढ़ने पे भी तुम्हारा माइंड जो है वो भी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है? तो इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। अब हम लोग इतने दूर तक एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज़ कर लेते हैं, बहुत ईज़ी चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर, हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको कंप्लीट करने में। सबसे पहले तो मैंने क्या पढ़ा कि भैया बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स तो पूरी दुनिया में प्रेज़ेंट है, पानी में देखो, सॉइल में देखो, हवा में देखो, हमारे बॉडी के अंदर देखो, एनिमल में देखो, प्लांट में देखो, हर जगह माइक्रोब्स। इनफैक्ट हम लोगों ने तो ये भी पढ़ा था कि जहाँ कोई नहीं रह सकता, डीप थर्मल वेंट, सॉइल के डीपर पार्ट में, स्नो में, एसिडिक एनवायरनमेंट में, हर जगह माइक्रोब्स हैं। तो क्या ये माइक्रोब सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उससे पहले हम लोगों को बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारे माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर्स ये सब तो क्लियर ही है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ रखा है। अभी हम लोगों को तो जानना है कि घर पे कैसे यूज़ किया, तो ये अब हम लोग को पता है। हम लोगों ने दही बनाने के लिए यूज़ किया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, उससे क्या हुआ? उसका विटामिन बी 12 का कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। उसके अलावा डोसा इडली में भी बैक्टीरिया ने क्या किया? CO2 प्रोड्यूस किया कि डो जो उसका डो बनता है उसमें पपडप अपीयरेंस आ जाए। टॉडी टॉडी में भी क्या हुआ? पाम्स फर्मेंट हुआ सैप फ्रॉम पाम्स। उसके अलावा सोयाबीन, फिश, बैम्बू ये सब खाना बनाने में भी यूज़ हुआ है इसका। उसमें भी चीज़ एक इम्पोर्टेंट था, स्विस चीज़ बैक्टीरिया प्रोपियोनिक बैक्टीरियम शाल्मानी ने बनाई, और रॉक्यूफोर्ड चीज़ एक फंगस ने बनाई। क्लियर है? अब इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ में तो बड़े-बड़े फर्मेंटर्स लगे हैं इन बैक्टीरिया के लिए। वो क्या बनाएँगे? फर्मेंटेड बेवरेजेज़, दारू बनाएँगे। वो क्या-क्या वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी ना, ये सब पढ़ने के लिए यूज़ करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करना है। इसको कैसे बना रहे हैं? किसके फर्मेंट कर रहे हैं? तो सैक्चारोमाइसिस cerevisiae से, जो कि तुम्हारा ब्रेड भी बना रहा था। और जब वो ब्रेड बना रहा था तो उसको क्या बोल रहे थे? बेकर्स यीस्ट। लेकिन जब वो ये ब्रांडी, व्हिस्की ये सब बनाएँगे तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रूअर्स यीस्ट। सही बात है। इसमें कौन-सा डिस्टिलेशन से बन रहा है, कौन-सा डिस्टिलेशन से नहीं बन रहा है। वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के बन रहा है, व्हिस्की, ब्रांडी और डिस्टिलेशन से बन रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये तो कुछ नहीं था, हम लोग एक माइक्रोब के केमिकल से दूसरे माइक्रोब को मार भी सकते हैं। कैसे? एंटीबायोटिक बना करके। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उन्होंने देखा कि जब एक पेनिसिलियम नोटेटम नाम का मोल्ड प्रेजेंट था, तो उसके वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जिसके अराउंड स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने बोला अच्छा ये केमिकल को मैं पेनिसिलिन बोलता हूँ, क्या ये एंटीबायोटिक की तरह ग्रो कर सकता है? क्योंकि ये तो बैक्टीरिया को अंदर घुसने ही नहीं दे रहा। तो इसने वर्ल्ड वॉर 2 में जब सोल्जर्स लोग घायल हो गए, उनको इन्फेक्शंस होने लग गया, तो उन्होंने इस ट्रीटमेंट को यूज़ किया। लेकिन इसको उतना उस टाइम किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। फिर आए अर्न्स्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे। उन्होंने इनके वर्क को रिकॉग्नाइज़ किया, इनको फुल पोटेंशियल में इसकी कैपेबिलिटी को एनालाइज़ किया और फिर लास्ट में जाकर के ये तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में, मतलब देश आज़ाद होने से पहले इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। ठीक है? अब ये एंटीबायोटिक इतनी इम्पोर्टेंट, इसको प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, गलघोटू, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, ये जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियां ठीक हो गई है बच्चों एंटीबायोटिक से। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे ना ये सारी जो रोग थी वो बहुत बड़ी थी, ये सारी डिजीज बहुत ज्यादा भयावह थी। काली खांसी होना, कुष्ठ रोग होना, गलघोटू होना, बस एक स्मॉल सा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुआ एंड ये सारी बीमारियां क्या हो गई, छूमंतर। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, ठीक है? अब क्या सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है? नहीं, माइक्रोब से केमिकल्स बना रहे हैं। कौन से केमिकल्स? एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बना रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड बना रहा है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड बनाएगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाएगा, ये तो पता ही है। यीस्ट के बारे में हम लोगों को पता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, कुछ एंजाइम्स भी है जो बैक्टीरिया बना रहे हैं, जैसे लाइपेज, उसको तो डिटर्जेंट के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो हम लोग एमआई में जब हमें हार्ट अटैक आता है तो क्लॉट बन जाता है वहां पे, तो क्लॉट को बर्स्ट कर देता है। कितना बड़ा ड्रग है जो एक माइक्रोब बना रहा है, तुम सोचो। माइक्रोब से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल तक बन रहा है, मतलब ऑर्गन ट्रांस रेसिपिएंट पेशेंट में इम्यून को सप्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि इम्यून हाइपर एक्टिव रहेगा तो हम लोग फॉरन अगर ऑर्गन लेंगे बाहर से तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको बोलेगा नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानता, उसके खिलाफ एक्शन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें उस ऑर्गन की जरूरत है, तो हम लोग पहले उसकी इम्यूनिटी को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे बाय गिविंग साइक्लोस्पोरिन ए। वो साइक्लोस्पोरिन ए किसने बनाया? एक बैक्टीरिया ने बनाया, जिसका नाम क्या था? सॉरी फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। वैसे ही एक और ईस्ट थी मोनास्कस परप्यूरियस, उसने स्टैटिन्स बनाया। आज के डेट में लाइफस्टाइल ऐसी है कि बैठे बैठे क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या हो, और तेल मसाला खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, हम स्टैटिन्स दे देंगे। क्यों? ताकि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। ऐसा करना ही नहीं है, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना ही नहीं है, इसकी जरूरत लाइक यूज करनी ही नहीं है। अब माइक्रोब्स इन स्वेज, बहुत सारे बच्चे ने स्वेज सुना होगा, बहुत सारे ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने सुन रखा होगा, क्योंकि कोई भी घर लेते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वहां पे हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? कभी सोचा है कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा जहाँ पे हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, जहाँ पे हम लोग वॉशरूम जाते हैं, वो एक्सक्रीटा जा कहाँ रहा है? किसी ने कभी सोचा है कहाँ से क्लीन हो रहा है? वो वेस्ट प्रोडक्ट को पहले तो हम लोग स्वेज बोल रहे हैं। अब स्वेज को कहीं तो ट्रीट करना पड़ेगा, आस-पास स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होगा तभी ना, नहीं तो हम लोग पॉटी कर रहे हैं तो वो एरिया तो गंदा होते जा रहा होगा। तुम लोगों ने कभी बैठ करके सोचा है कि तुम्हारे घर में स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके बारे में तुम लोगों को आइडिया नहीं है? अब क्या कर स्वेज ट्रीट अब हम लोगों को स्वेज को ट्रीट करने की क्यों जरूरत है बच्चों? क्योंकि हम लोग जो स्वेज निकाल रहे हैं ऑब्वियसली उसमें क्या है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स है, तो हम लोगों को उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाना है। अल्टीमेटली उसको डिस्चार्ज तो वाटर में करेंगे, लेकिन उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाना है। कैसे? देखो, दो स्टेजेस में करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीट करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखो, एक जो पॉसिबल है, सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, फिल्ट्रेशन। मतलब जो भी स्वेज है उससे हम लोग छान रहे हैं। फिल्ट्रेशन करने का क्या मतलब होता है? फिल्टर कर दो उसको, छान दो उसको, यही होता है। घर में फिल्टर लगा होता है, फिल्टर क्यों लगा होता है? छनने के लिए। छन क्या छन रहे हैं? ऊपर जो डेब्रिस अगर फ्लोट कर रहा होगा तो बस उसको निकाल रहे हैं, तो उसकी फिल्ट्रेशन कर दी। मान लो ये स्वेज है, इसमें कोई वेस्ट मटेरियल है, तो उसको फिल्टर करके निकालना, ये प्राइमरी पॉसिबल है, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। कुछ उसमें सॉइल होंगे, कुछ पेबल्स होंगे, कुछ ग्रीट, ये सब जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नीचे जाकर के खुद पर खुद इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हेवी मॉलिक्यूल्स है, तो ये सेडिमेंटेशन से खुद हटकर, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो खुद पर खुद हो गया। जो हेवी पार्टिकल्स थे वो नीचे सेडिमेंट हो गए, और जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे उसको फिल्टर करके निकाल दिया। ठीक है, लेकिन बीच में कुछ तो बचा जिसको हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका क्या, ये तो अभी भी टॉक्सिक है, ये तो अभी भी पॉल्यूटेड है, तो इसको पहले बोल क्या रहे हैं? इसको हम लोग इफ्लुएंट बोल रहे हैं बच्चों। और ये जो सेटल हो रहा है नीचे, इसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं, ये याद रखना। प्राइमरी स्लज, ऑल सॉलिड्स जो सेटल हो रहा है उसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं। अब एफ्लुएंट बीच में क्या बन गया, सुपर नाइट्रेंट। अब इस सुपर नाइट्रेंट का क्या करेंगे, हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग एक और क्या चीज बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं ये समझते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब पहले हम लोग इस इफ्लुएंट को क्या करेंगे, हम लोग ना इसको एरेशन टैंक, एरेशन टैंक का क्या मतलब, वो एरेशन मतलब ए अर देंगे। ए अर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो पहले इस इफ्लुएंट को हम लोगों ने एरेशन टैंक में डाला ताकि वो कॉन्स्टेंटली
मैकेनिकली वहां पे एगिटेट होता रहेगा और एयर उसमें पंप होता रहेगा। एयर क्यों पंप कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग उस एफ्लुएंट में कुछ एरोबिक माइक्रोब्स है, उसके ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। वो एरोबिक माइक्रोब्स किस फॉर्म में? फ्लॉक्स के फॉर्म में। उसमें बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं? फ्लॉक्स। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है कोई भी काम करने के लिए। तो अब ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये ऑर्गेनिक मैटर, हाँ, ये इस ऑक्सीजन को यूज करते जाएंगे क्योंकि उनको क्या करना है? यही बैक्टीरिया जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होगा ना बच्चों, उसको कंज्यूम करेंगे। जो वो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूम करने के लिए इसको क्या चाहिएगा? इसको ऑक्सीजन चाहिएगा। तो जितना उसको ऑक्सीजन मिलते जा रहा है और वो पानी को क्या करते जा रहा है? साफ करते जा रहा है। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करते जा रहा है? साफ करते जा रहा है। ठीक है। अब इससे एक टाइम के बाद क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि पानी साफ हो गया? जब उसका ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा? इट रिड्यूसेस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जब वो इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया कि हमें अब पता है कि पानी साफ हो चुका है, तब हम इस एफ्लुएंट को क्या करेंगे? एक सेटलिंग टैंक में डालेंगे और बैक्टीरियल फ्लॉक्स को वहीं पर सेडिमेंट होने के लिए दे देंगे। ठीक है। एफ्लुएंट को एक अलग से टैंक में डाल दिया क्योंकि वो तो साफ हो गया ना, तो उसको अपने सेटलिंग टैंक में डाल दिया। अब ये जो सेडिमेंट बचा बच्चों, ये बैक्टीरिया अच्छा तो नहीं है, जिसको एक्टिवेटेड स्लज या एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इसको हम लोग एक और टैंक में डालेंगे जिसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया, इसको कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन से। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया वो तो किसी को भी खा लेगा। अब इन बैक्टीरिया और फंगस को वो क्या कर लेगा? खा लेगा और गैसेस बनाएगा। जब ये इनको खाएगा तो इससे क्या रिलीज होगा? गैसेस, क्योंकि इनके अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है। तो मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब प्रोड्यूस होगा। मीथेन गैस क्या है? प्राइमरी सोर्स है बायोगैस का, तो वो बायोगैस बना देगा जिसको हम लोग एज एन एनर्जी यूज कर सकते हैं। और जो ये एफ्लुएंट निकला बच्चों, वो सेटलिंग टैंक में डाला, उससे फिर वो कहाँ पे चला जाएगा? नेचुरल वाटर बॉडीज में चला जाएगा, लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये बहुत ईजी था। एक बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। हमारे घर में सुएज बना, ठीक है? हमारे घर में हमने बहुत गंदगी इकट्ठा हुई। गंदगी जो इकट्ठा हुई उसमें सबसे पहले हम लोगों ने उसको छान करके निकाल दिया। जो ऊपर फ्लोट कर रहा था उसका फिल्ट्रेशन कर दिया, और जो नीचे सेटल था ना, वो तो सेडिमेंटेशन था। लेकिन हम लोगों को फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना। हम लोगों को जो बीच में इफ्लुएंट बच रहा है उस पे ध्यान देना है। हम लोगों ने क्या किया? इस इफ्लुएंट को पहले एक टैंक में डाला और उसका नाम दे दिया एरेशन टैंक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है उसको बोल रहे हैं कि तुम ऑर्गेनिक मैटर जितना भी इसमें है उसको रिमूव करते जाओ। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जब इसका ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब जो पानी है वो साफ हो गया। जब वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा तो रिमेनिंग जो ऊपर बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि तुम अपने वाटर बॉडीज में उसको हम लोग भेज सकते हैं। पहले सेटलिंग टैंक में भेजेंगे, फिर वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। और नीचे जो तुम्हारा एक्टिवेट, अब जो नीचे इस बैक्टीरिया और एनारोबिक डाइजेस्टर में डालने के बाद क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया जितने भी होंगे वो इसको खा करके खत्म कर देंगे। क्लियर? और जब वो खा करके खत्म करेंगे तो क्या होगा? गैस रिलीज होगी। वो गैस बायोगैस बनेगी, और बायोगैस को हम लोग एज एन एनर्जी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कितना सिंपल, कितना इजी। यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन ये तो समझ आ गया। ये समझ आ गया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या थी? ऑक्सीजन डिमांड किसकी? माइक्रोब्स की, जब वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे थे पानी से। पानी से जब कोई भी एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेगा तो उसको ऑक्सीजन लगेगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड लगेगी। वही ऑक्सीजन की डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो मतलब ये क्या मेजर कर रहा है? कितना अपटेक हो रहा है ऑक्सीजन का बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही बात है। इनडायरेक्टली ये भी बता रहा है कि पानी में कितनी गंदगी है तब उसको उतना ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, ये बता रहा है। उसके अलावा जितना ज्यादा तुम्हारा बीओडी होगा, मतलब जितना ज्यादा डिमांड, मतलब वो पानी कितना है उतना ज्यादा पॉल्यूटिंग है। ठीक है। और ये इनवर्सली रिलेटेड होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ये इसके लिए ना बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये काफी ज्यादा पोल्यूशन कॉज कर सकता है नेचुरल वाटर बॉडीज में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट काफी ज्यादा रेगुलरली काम कर रहे हैं। जैसे गंगा एक्शन प्लान बनाया गया गंगा को साफ करने के लिए, यमुना एक्शन प्लान बनाया गया ताकि ये सारे मेजर रिवर्स जो है वो पोल्यूटेड ना हो। क्लियर? अब दो टॉपिक्स और बचे, पहले इसको हम लोग एनसीईआरटी से रिवाइज कर ले। बच्चों एनसीईआरटी में ना सेम चीज लिखी है, मुझे नहीं लगता मेरे को वापस से इसको रीड करने की जरूरत है। सेम चीज है। घर पे ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट है, ये जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीवेज बोल रहे हैं। सीवेज को डायरेक्ट पानी में नहीं डाल सकते क्योंकि सीवेज गंदा होता है। उसको पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है बिफोर
गिविंग आउट इन द नेचुरल वाटर बॉडीज। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, एक उसका फिल्ट्रेशन हुआ और सेडिमेंटेशन हुआ, और जो रिमेनिंग पार्ट बचे, रिमेनिंग जिसको एफ्लुएंट बोलते हैं, उसको हम लोगों ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाला। पहले हम लोगों ने उसको एरेशन टैंक में डाला और एरोबिक माइक्रोब्स को बोला कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और अपना ऑक्सीजन डिमांड पूरा कर लो। जब एक बार खाना खत्म हो जाएगा और डिमांड उसकी कम हो जाएगी, तब हम लोग को पता चलेगा पानी साफ हो गया है, तो फिर हम लोग साफ पानी को किस में भेज देंगे, सेटलिंग टैंक में। लेकिन वो जो बैक्टीरिया ये सबको क्या बोलेंगे, तुम जाकर के नीचे जमा हो जाओ और एक्टिवेटेड स्लज बना लो, और इसको फिर मारने की जरूरत है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ये सब है, तो इसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया उसको जब डाइजेस्ट कर रही होगी तो वो बहुत अच्छा अच्छा गैसेस रिलीज करेगी, जिससे हम लोग बायोगैस बनाएंगे, जिसको एनर्जी के लिए यूज करेंगे। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो रिमेनिंग तुम्हारा सेटलिंग टैंक में हम लोगों ने जिस इफ्लुएंट को भेजा, उसको फिर नेचुरल वाटर बॉडीज में भेज सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो रखा है, वो साफ हो रखा है। इतना सा बात मैंने कुछ हाँ। और फिर इसके लिए बहुत सारी प्लान्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाले लोगों ने भी बना रखी है, एंड फॉरेस्ट ने, लाइक गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ताकि जितनी भी मेजर रिवर्स है इंडिया की, वो सारी क्या रहे, साफ सुथरी रहे। अब यहाँ पे आता है माइक्रोब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का प्रोडक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, एक टाइप से देख लिया, लेकिन और क्या टाइप है, एक टाइप क्या देखा हम लोगों ने, एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग स्वेज ट्रीटमेंट के टाइम पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। बायोगैस बनते किससे बच्चों, बनाता कौन है, तो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। हमने मिथानोजेंस के बारे में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, आर्की बैक्टीरिया, जो सबसे पुराने बैक्टीरिया थे, याद है, जो सबसे फर्स्ट बैक्टीरिया थे, जो नादान थे, जिनको पता नहीं था, वो कहीं भी चले जाते थे, तो उसी में मिथानोजेंस आ रहा था। तो ये मिथानोजेंस ही बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये कहाँ कहाँ रहता है, इसके अलावा हमने उस टाइम पढ़ा था कि ये कैटल के रूमेन में प्रेजेंट होता है, रूमिनेंट एनिमल्स के पेट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये करता क्या है, यही सेल्यूलोज को तोड़ेगा और मीथेन, CO2 और H2O बनाएगा, ठीक है। लिग्निन को नहीं तोड़ पाता, सेल्यूलोज को तोड़ के ये बनता है। और भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली क्योंकि कैटल्स के पेट में है, तो वो पोटी जो निकालेंगे तो उनके एक्सक्रीटा में भी, गोबर में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो वो भी बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। बायोगैस का प्लांट कैसे लगता है, जो लोग गाँव में बच्चे रह रहे होंगे और वो अगर पढ़ रहे होंगे तो उनको पता होगा, और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बताते हैं। तो बच्चों, ये बायोगैस प्लांट कुछ नहीं होता। जमीन के नीचे 10 से 15 फीट का गड्ढा ढूंढो, खोद दो, ठीक है। ये सेम डायग्राम है, इसके थ्रू तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ठीक है। एक गड्ढा खोद दो और एक साइड तुम जो काऊ की एक्सक्रीटा है, डंग है, पोटी है, उसको ले लो और उसमें पानी मिला दो और इसके क्या कर दो, स्लरी बना दो। स्लरी बना करके इसको एक इनलेट पाइप के थ्रू एक इस टैंक में डाल दो, जिसको हम लोग डाइजेस्टर बोल रहे हैं। डाइजेस्टर क्या करेगा, और इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा दो। अब जब यहाँ पे माइक्रोब्स की एक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेथानोजेंस है, मेथानोजेंस क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेथानोजेंस दैट वो CH4 गैस ये सब प्रोड्यूस करेंगे, CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ये गैस का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो टैंक है वो ऊपर की साइड उठने लगेगा, ठीक है। और आउटलेट को एक, और इसके अंदर गैस इकट्ठा हो गया, आउटलेट को एक पाइप से कनेक्ट कर दो, ताकि हम लोग बायोगैस किसको दे पाए, आसपास घरों को दे पाए, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको हम लोग अनदर टैंक से बाहर निकालेंगे और उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज करेंगे। गाँव ये सब में ज्यादा देखने को मिलता है, खाना बनाने में, लाइटिंग, ये सब के लिए हर जगह इसको यूज करते हैं। इंडिया में किसने बनाया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये सब के एफर्ट से ये काफी ज्यादा आज के डेट में डेवलप हो रहे हैं। अब माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स के फॉर्म में भी बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे बायो कंट्रोल, मतलब हम लोग प्लांट के डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, और प्लांट में जो पेस्ट लग रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे। सबसे पहले बच्चों, हम लोग माइक्रोब्स को ही यूज कर रहे हैं डिजीज को बचाने में, पेस्ट को मारने में, कैसे। बहुत सारे बीटल को तुमने देखा होगा, रेड और ब्लैक मार्किंग्स वाले, जिसको लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, वो ना एफिड्स को खाते हैं और मस्कीटोज को खाते हैं। तो जो एफिड्स और मस्कीटोज जहाँ पे ग्रो करते हैं, जिस प्लांट के अराउंड ग्रो कर रहे हैं, अगर वहां पे हम लोग एक बीटल को छोड़ दें, तो क्या हम लोग को बाहर से कोई पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत है, पेस्टिसाइड तो हार्मफुल है ना, पेस्टिसाइड उस पेस्ट को मार रहा है, लेकिन दुनिया में कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है ये तो हम लोगों को पता है। तो हम लोगों को पेस्टिसाइड के यूज को कम करना है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पेस्ट उसके अराउंड ग्रो कर रहा है, और कोई अगर ऐसा माइक्रोब, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसको खा सकता है, तो उसको वहां पे भेज दे, ताकि वो पेस्ट को मार दे, ठीक है। एक और चीज होती है बच्चों, एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इसके बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वो क्या करता है, वो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है, कैसे। ये जो बैसिलस है ना, इसको ना हम लोग शैशे या फिर ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में हम लोग देते हैं, ठीक है। उसको क्या करना होता है, बस पानी में मिला करके उसको प्लांट पे स्प्रे कर दो तुम जा करके, ठीक है। जैसे ब्रासिका और फ्रूट ट्री जहाँ पे ये कैटरपिलर मिलता है, वहां पे जाकर के इसको स्प्रे कर दो। अब क्या होगा, जब इसको कैटरपिलर खाएगा ना, तो वो उसके गट में जाएगा, और गट में ना ये टॉक्सिन रिलीज करेगा, ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन रिलीज करता है, और वो बाकी टॉक्सिन रिलीज होगा और अल्टीमेटली बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। नहीं, कैटरपिलर मर जाएगा, हाँ।
किल द कैटरपिलर, लेकिन और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अनहार्म्ड रहेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पोर्स बना करके रखते हैं और उसको पानी में मिला करके उस प्लांट पे छिड़क देते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट आकर के उसको खाता है तो क्या होता है, उसके गट में वो जाता है, वो टॉक्सिन रिलीज होती है और वो मर जाता है। तो ये भी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। तो ये हो गया, बीटल वाले एग्जाम्पल हो गए। इसका एक और एग्जांपल बीटी कॉटन है बच्चों, बैसिलस thuringiensis का कॉटन हम लोग बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग ट्राइकोडर्मा को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ट्राइकोडर्मा देखा था। ट्राइकोडर्मा से क्या बना देते हैं, साइक्लोस्पोरिन बना देते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, बायो कंट्रोल एजेंट है। वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आता है बैक्टीरियोवायरस। बैक्टीरियोवायरस में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस नाम का एक जीनस है, जो कि अगेन इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को मारता है, और ये काफी नैरो स्पेक्ट्रम का होता है, मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स को ही ये मारे। ठीक है, तो अब इतना दूर तक एक बार एनसीईआरटी से देख लेते बच्चों, कुछ भी नहीं है, समझ आ गया ना तुम्हें तो, कि बायोगैस कैसे बना रहे थे। बायोगैस हम लोग एक मिथानोजन, एक मिथानोबैक्टीरियम था जो कुछ कुछ जगह पर्टिकुलरली मिल रहा था। एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिल रहा था, एक कैटल्स के ह्यूमन में मिल रहा था, एक कैटल्स के पॉटी में भी ये हम लोगों को मिल रहा था। ठीक है, और इससे क्या बना रहे थे हम लोग, बायोगैस बना रहे थे और गोबर गैस बना रहे थे। कैसे बायोगैस बना रहे थे, कुछ नहीं, एक टैंक बना दिया जिसमें एक इनलेट पाइप कनेक्ट कर दिया और एक आउटलेट पाइप कनेक्ट कर दी। इनलेट पाइप से डंग और कार्बन को डाला और उसको, ये जो स्लरी है इसको यहाँ पे डाला, यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा होगा, तो गैस बन रहे होंगे माइक्रोब्स के हेल्प से। ये गैस जब बनेगा तो ये टैंक ऊपर उठेगा और इस गैस जो बन रहा है उसको फिर हम लोग एक आउटलेट पाइप से कनेक्ट करके घर घर वो गैस को पहुंचा रहे हैं। और जो रिमेनिंग इसमें बचा उसको हम लोग दूसरे वाले टैंक में डाल देते हैं और उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हो गया जो इस पे काम कर रहा है। बायो कंट्रोल एजेंट्स हमें बहुत अच्छे से पता है कि आज के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स ये सब यूज करने लग गए पेस्ट को मारने के लिए, लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या होता है कि इंस्टेड कुछ ऐसे माइक्रोब्स को यूज करो जिससे हम लोग प्लांट में डिजीज को और पेस्ट को कंट्रोल कर पाए। जो सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारा लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई को हम लोग यूज कर रहे हैं किसको मारने के लिए, एफिड्स और मस्कीटोज को मारने के लिए। वैसे ही बैसिलस thuringiensis का हम लोग स्पोर्स बना रहे हैं एक साशे में और इससे हम लोग क्या किसको मार रहे हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को मार रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बीटी कॉटन है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है जो कि तुम्हारा अगेन इफेक्टिव है इन कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस, और एक बैक्टीरियो वायरस है जिसका जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए ये काम करता है। ये हम लोगों को याद रखना है। अब बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग माइक्रोब्स को एज फर्टिलाइजर, ये बात तो सही है, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि ये जो माइक्रोब्स है वो क्या कर रहा है, ये क्वालिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करता है, इनरिच करता है। मेन सोर्स वही बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा, ये सब सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को काफी ज्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, नॉट जो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट हमने पढ़ा था ना कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे थे राइजोबियम के साथ। तो ये जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स होगा अल्टीमेटली वो प्लांट के द्वारा यूज होगा, कैसे, एज ए न्यूट्रिएंट की तरह यूज होगा, अगेन फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद अदर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एक तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके कर रहा है, एक फ्री लिविंग भी कर सकते हैं। फ्री लिविंग का एग्जांपल क्या है, एजोस्पाइरिलियम एंड एजोटोबैक्टर, अगेन एग्जाम में पूछा जाता है। राइजोबियम तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ कर रहा है, लेकिन एजोस्पाइरिलियम एंड एजोटोबैक्टर क्या है, वो अकेले कर सकता है, वो इनरिच कर रहा है न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को। उसके बाद हम लोग आते हैं फंगस पे। फंगस का जीनस क्या है, ग्लोमस। अब ये किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है, प्लांट्स के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ये तो हम लोगों ने बहुत चैप्टर 2 में ही पढ़ा था, याद है कि फंगस बहुत आलसी है, फंगस को किसी को चाहिए कि जो उसको खाना बना करके दे दे, तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा बोल देते हैं। तो फंगस क्या करता है, उसको फास्फोरस ये सब अब्सॉर्ब करके देता है और प्लांट्स इन टर्न क्या देती है, उसको खाना बना करके देती है। तो और भी प्लांट, लेकिन ये एसोसिएशन की वजह से ना प्लांट्स के साथ बहुत सारे फायदे होते हैं। रूट बॉर्न पैथोजन से उसको रेजिस्टेंस मिल जाता है, वो कोई भी सलाइन कंडीशंस में, ड्रॉट, ये सब में सर्वाइव कर पाती है और प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे साइनोबैक्टीरिया बच्चों, ये तो हमें पता ही है। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया में। क्या था जो उनमें फिक्स कर रहा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो बताएगा उसको मैं समझ जाऊंगी कि वो कंटिन्यूअस रिविजन करता है। मैं तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। या हाइड्रोसिस्ट बोलते थे, याद है नॉस्टॉक वाले में, ये क्या कर रहा था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा था। क्यों, ताकि हम लोग उसको यूज कर पाए, कब, एज अ बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या करता है, इंप्रूव कर देता है अल्टीमेटली। और एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया का एग्जांपल तो वहीं से पता है, लेकिन किसके साथ एसोसिएशन बना रहा है, साइकस प्लांट के साथ और एजोला प्लांट के साथ। पैडी फील्ड्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स भी क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में भी सेम चीजें लिखी है बच्चों, एज बायो फर्टिलाइजर में, कि इसको एक तो हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट का एसोसिएशन विथ राइजोबियम,
इससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ है, एक फ्री लिविंग एसोसिएशन है। एक फंगस का जीनस जो ग्लोमस है उसका एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं, जिसमें फंगस तो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके दे रहा है और प्लांट उसको खाना बना के दे रहा है। साथ ही साथ प्लांट को भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गई, क्योंकि कोई भी रूट बॉर्न पैथोजेंस नहीं आ रहा, वो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पा रहा है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प मिल गई, क्योंकि प्लांट को एक जगह मिल गया ना रहने का। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा साइनोबैक्टीरिया, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, लाइक एनाबीना, नॉस्ट्रोक, ऑस्ट्रेलिटोरिया, पैडी फील्ड्स में एज अ बायो फर्टिलाइजर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत शॉर्ट, स्वीट एंड क्रिस्प चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माइक्रोब सिर्फ हमारे लिए खराब नहीं, हमारे लिए अच्छे हैं। हम लोगों ने इसको घर पे यूज किया, हम लोगों ने इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया, हम लोगों ने स्वेज ट्रीटमेंट में यूज किया, हम लोगों ने बायो कंट्रोल एजेंट्स बनाने में यूज किया, हम लोगों ने एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया। ठीक है। अब सबस्ट्रेट जिसको डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं वो मोलासेस है। शुगर जो ऐड करते हैं वो एंजाइम्स को प्यूरिफाई करता है। एंटीबायोटिक सारे डिजीज को क्योर नहीं कर सकता, और एंटीबॉडीज कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ये भी हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब बैक्टीरिया को पता चल जाएगा कि उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्टिव बैक्टीरिया जैसे बना रखा है, तो हम लोग वो क्या करेंगे, म्यूटेंट स्ट्रेन्स बनाने लगेंगे। तो फिर अल्टीमेटली एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक का जो असर है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। फिर क्रोटेलेरिया जंकी एंड अभागी कैमिलोरम, इसको ग्रीन मैन्योर क्रॉप में हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत पहले एनसीईआरटी में 1990s के टाइम पे आया हुआ है। तुम्हें याद हो रहा है, 3-4 बार पढ़ोगे तो बस याद हो जाएगा। इसको ऐसे ही याद रखने के लिए इसको डिटेल इसका जानने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। थैंक यू।